हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 25 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखना है आपको, वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, तो सभी को हम लोग डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या फिर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसकी क्विज और पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर, तो आप लोग मिश्रा जी टेक्निकल एमजेटी ऐप डाउनलोड करके फ्री क्विजेस, पीडीएफ, ई बुक्स, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ पा सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे इससे पहले। अगला, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 400 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल देने के लिए समझौता किया? तो वो ताइवान को देने के लिए समझौता किया था अमेरिका ने। ये तो थे दोस्तों कल के क्वेश्चन। इन दोनों के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था, ऐसे ही आपको भी डेली करना है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 20 नामक समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स 20 नामक एक समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है, या कहें शुरू हो चुका है। आज समापन हो जाएगा इसका। कब से कब तक शुरू हुआ ये चला? ये 23 नवंबर से शुरू हुआ और 25 नवंबर तक चला, यानी आज ये चलेगा। ठीक है, मेज़बानी कौन कर रहा है? इस बार मेज़बानी दोस्तों कर रहा है इंडिया। इंडियन नेवी इस बार इसकी मेज़बानी कर रही है। अच्छा, ये सिम्बैक्स 2020 आया है। मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे ही कोई नौसैन्य अभ्यास या कोई भी सैन्य अभ्यास हो, उसका नाम कैपिटल में आपको लिख देना है और उसको डिकोड करना शुरू करना है। आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि वो सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हो रहा है। तो देखिए सिम्बैक्स में इसको तोड़ते हैं। सिम्बैक्स में एस का मतलब होता है सिंगापुर, आई का मतलब हुआ इंडिया, एम का मतलब हुआ मैरीटाइम। मैरीटाइम से ये पता लगा कि ये समुद्री अभ्यास है। बी से बायलेटरल, बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय अभ्यास है। और ई एक्स से हो गया एक्सरसाइज। क्लियर है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित हुआ। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका आयोजन इस बार हुआ अंडमान सागर में। कहाँ पर? अंडमान सागर में। संस्करण भी पूछा जाता है, तो इस बार इसका 27वां संस्करण था। 27वां संस्करण मतलब इसकी शुरुआत हुई 1994 से, 1994 से इसकी शुरुआत हुई है। क्लियर? अभी कल भी दोस्तों एक ऐसा ही मिलता जुलता नाम वाला एक समुद्री अभ्यास के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या था उसका नाम? उसका नाम था सिटमैक्स। वो था सिटमैक्स और ये है सिम्बैक्स। ध्यान रखिएगा, सिटमैक्स ये 3 देशों के बीच में हुआ, ये त्रिपक्षीय था, और सिम्बैक्स जो है ये द्विपक्षीय है, 2 देशों के बीच में हुआ। सिटमैक्स दोस्तों सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ। मैरीटाइम एक्सरसाइज वो भी था, और वो भी अंडमान सागर में ही आयोजित हुआ। तो दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटमैक्स का दूसरा संस्करण था और सिम्बैक्स का ये 27वां संस्करण है। अब आया है सिंगापुर। तो हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप में सिंगापुर है कहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आते हैं इधर दक्षिण साइड में। ठीक है, यहाँ पर इंडोनेशिया साइड में आप देखेंगे मलेशिया, इंडोनेशिया, यहीं पर नीचे आपको मिल जाएगा सिंगापुर। ऊपर इधर मलेशिया है। अभी ये भी क्वेश्चन आएगा, आगे हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। ये सिंगापुर आपको दिख रहा है छोटा सा। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी दोस्तों सिंगापुर ही है, सिंगापुर सिटी भी कह सकते हो आप। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों हलीमाह याकूब। कौन है? हलीमाह याकूब। अच्छा, यहाँ की करेंसी होती है सिंगापुर डॉलर, और सिंगापुर डॉलर के बीच में बारे में अभी एक क्वेश्चन आया था, याद तो होगा ये आपको। इसने 1000 के सिंगापुर डॉलर नोट को अभी हाल ही में बंद करने की घोषणा की है। कब बंद हो जाएगा? जनवरी 2021 से बंद हो जाएगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1000 सिंगापुर डॉलर का नोट बंद होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 6 महीनों का प्रतिबंध लगाया? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों मनता कोऑपरेटिव बैंक पर, मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर दोस्तों 6 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध दोस्तों 17 नवंबर से शुरू होगा, 17 नवंबर से लेकर के अगले 6 महीनों तक होगा। तो मनी पेमेंट और लोन रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पर बैन लगाया गया है। अब आरबीआई की अनुमति के बिना ना कोई लोन इसे दे सकेगा, और ना ही ये किसी को लोन दे सकेगा, ना ही ये पैसा भी जमा कर सकता है। ठीक है, तो अगले 6 महीनों तक ना ये पैसा जमा कर सकता है, ना ही किसी को लोन दे सकता है। क्लियर? अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक पर भी बैन लगाया था।
लक्ष्मी विलास बैंक पर कुछ ही दिनों के लिए बैन लगा था, 1 महीनों के लिए लगा हुआ है बैन, ठीक है। और इसे अब डीबीएस बैंक में विलय करने की भी घोषणा की गई, इसके बारे में किसी दिन और अच्छे से बताऊंगा आपको। तो वो 1 महीनों का ही बैन था, लेकिन मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले अगर आपको याद हो, इसी वर्ष मार्च में यस बैंक पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल में समझाया था। 19 मार्च को दोबारा बैंक की वापसी हुई और प्रशांत कुमार बनाए गए, इसके सीईओ वगैरह बनाए गए थे। ओके, यस बैंक को एसबीआई ने 49% हिस्सेदारी खरीद करके दोबारा से रिटेन किया था। तो यहाँ पर बात हो रही है मनता कोऑपरेटिव बैंक की। मनता कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा बैंक है नहीं, ये छोटा सा बैंक है, महाराष्ट्र के जालना जिले में स्थित है। तो इस पर लगा दिया गया है बैन। आरबीआई ने लगाया है। आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है। साथ ही साथ आरबीआई ही दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी भी डिसाइड करती है भारत में कि कितना रेपो रेट होगा, बैंक रेट कितना होगा, रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, सब यही डिसाइड करता है। चलिए, आरबीआई की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी इसको नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले गवर्नर हुए ओसबॉर्न स्मिथ जी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तब आप बताएंगे सीडी देशमुख जी। वर्तमान में गवर्नर कौन है, वो हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि हैं 25वें नंबर के गवर्नर। अच्छा, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के। वो चारों गवर्नर्स हैं बीपी कानूनगो, एमके जैन, एमडी पात्रा यानी माइकल पात्रा और राजेश्वर राव। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हुए। मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, कर्नाटक के राज्यपाल ने किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी। तो अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल बजूभाई बालाजी ने के सिवान को डॉक्टरेट की उपाधि दी है। के सिवान जी दोस्तों इसरो के अध्यक्ष हैं और इनको अभी हाल ही में विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। ये डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दिया किसने है? कर्नाटक के राज्यपाल बजूभाई बालाजी। क्यों दिया गया है? तो दोस्तों देश को स्पेस प्रोग्राम में इनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उनके लिए दिया गया है। आपको याद होगा इन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो 95% तक सक्सेस रहा था। ओके, अब के सिवान जी दोस्तों इसरो के अध्यक्ष हैं, तो इसरो के बारे में भी जान लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। दिन था 15 अगस्त का। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था इंडिया के नेविगेशन सिस्टम का, उसको भी इसरो की तरह ही आप लोग याद कर लीजिए, IRNSS। ये नाम है भारत के नेविगेशन सिस्टम का, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, एपेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किसने की? तो अभी हाल ही में दोस्तों मलेशिया ने की है एपेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी। एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मलेशिया के पीएम मुहियुद्दीन यासीन की अध्यक्षता में ये समिट ऑर्गेनाइज हुई और ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल ही होगी क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो वर्चुअली ही ये भी समिट ऑर्गेनाइज हुई। और इस बार ये दूसरा मौका था जब मलेशिया होस्ट कर रहा है, मलेशिया कंट्री से होस्ट कर रही है, मेज़बान कर रही है। इससे पहले 1998 में मलेशिया ने मेज़बानी की थी एपेक की। जितने भी सदस्य देश थे एपेक के, उन्होंने इस समिट का समापन जो है वो एपेक पुत्रजया विजन 2040 को अपनाने के साथ किया, यानी इसको अपनाया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने एक विज़न डिसाइड किया है 2040 के लिए एपेक पुत्रजया नाम से, इसे याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा, ये भी डिसाइड हो गया कि अगली बार मेज़बानी कौन कर रहा है। अगली बार मेज़बानी करेगा न्यूजीलैंड, यानी 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? न्यूजीलैंड। इस बार की थीम भी रखी गई है। थीम हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी है, इस वजह से पूछी नहीं जानी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। थीम है इसकी ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवार्ड्स ए रिसाइलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, पिवोट, प्रायोरिटीज़ एंड प्रोग्रेस। तो ये थी इसकी थीम। अब बात करते हैं एपेक की। एपेक का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1989 में, 1989 में, और इसका हेडक्वार्टर है क्वींस टाउन सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर के क्वींस टाउन में। टोटल 21 मेंबर हैं इसके, 21 देशों की इकोनॉमीज इससे जुड़ी हुई हैं। इसके वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेबेका फातिमा सांता मारिया। कौन? रेबेका फातिमा सांता मारिया हैं इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
और इस बार के यानी 2020 के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है अध्यक्ष? मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहय्यिद्दीन यासीन इस बार अध्यक्षता क्योंकि मलेशिया कर रहा है। दोस्तों बड़े बड़े समिट्स जहाँ जहाँ पर होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। कुछ और भी हुए हैं इससे भी पहले, उनका रिवीजन करा देता हूँ। जैसे रूस इस बार SCO समिट की अध्यक्षता कर रहा है। सऊदी अरब ने दोस्तों G20 समिट की अध्यक्षता की। और इंडोनेशिया के बारे में भी अभी कल भी मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया पहले 2023 में मेज़बानी करने वाला था, लेकिन अब 2022 में करेगा G20 की मेज़बानी। क्यों? क्योंकि ये 2023 में कुछ और करने वाला है। क्या करने वाला है? एशियान समिट की मेज़बानी। तो 2023 में अब एशियान समिट की मेज़बानी करेगा इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। क्लियर? चलिए, मलेशिया आया है तो मलेशिया को देख लेते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहीं से आएंगे एक बार फिर से सिंगापुर की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया यहीं पर है मलेशिया। ये रहा सिंगापुर, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये जो है ये मलेशिया है। अच्छा, मलेशिया का पार्ट यहीं नहीं है, यहाँ भी है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, डॉटेड लाइन दिख रही है, ठीक है, मलेशिया यहाँ से शुरू हुआ है। डॉटेड लाइन ध्यान दीजिएगा, यहाँ से शुरू हुआ है और ये भी जो पार्ट है ये भी मलेशिया आता है। यहीं पर छोटी सी कंट्री एक कटती है, ब्रुनई। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा करते हैं जूम इन। देखिए ये ब्रुनई, ये छोटी सी कंट्री कटती है, बाकी ये जो है ये मलेशिया का ही पार्ट है। क्लियर? मलेशिया की राजधानी होती है दोस्तों कुआलालंपुर। क्या होती है? कुआलालंपुर। यहाँ पर दिख रहा है इमेज में आपको। यहाँ के PM है मुहय्यिद्दीन यासीन। यहाँ की करेंसी होती है रिंगित। क्या? रिंगित होती है यहाँ की करेंसी। दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही रिसर्च के बाद बनाई जाती है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। और आजकल एग्जाम्स टाइम्स आ गए हैं, इस वजह से लोग डेली करंट अफेयर को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। लोग मंथली करंट अफेयर ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग डेली करंट अफेयर देखना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्या पता कौन सा पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट और पूछ लिया जाए एग्जाम्स में। तो आपको वीडियो मिस नहीं करनी है। डेली केवल 15 से 20 मिनट ही तो आपको लगाने हैं। सुबह में उठो, 20 मिनट में आप लोग वीडियो देख लो। केवल वीडियो देखने मात्र से ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ से निवार नामक चक्रवाती तूफान उठा हुआ है? तो अभी हाल ही में निवार नामक एक साइक्लोन, एक चक्रवाती तूफान दोस्तों उठा हुआ है बंगाल की खाड़ी से, निवार नाम से। ठीक है, निवार नाम का ये चक्रवाती तूफान है। अब देखिए ये तमिलनाडु की तरफ, पुडुचेरी की तरफ बढ़ रहा है, और जो भारतीय मौसम विभाग है इन्होंने उम्मीद जताई है कि ये 25 नवंबर तक यानी आज जो है दिन भर में कभी भी ये तटों से टकरा सकता है। अच्छा दोस्तों, ये इस वर्ष का चौथा ऐसा तूफान है, चौथा चक्रवाती तूफान है जो भारत में आया हुआ है। इससे पहले 3 कौन कौन से आए? अम्फान आया था, निसर्ग आया था, गति आया था, और अब ये निवार। तो ये 4 तूफान हो गए। तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, कौन रखता है, या अगला तूफान कौन सा आएगा ये कैसे डिसाइड होता है, इन सब पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। 2 वीडियोस हैं, पूरे डिटेल में है, आप देख सकते हैं उसे। अच्छा, एक और तूफान अभी चर्चे में आया था, आपको उसे नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 2020 का सबसे शक्तिशाली तूफान था, लेकिन वो भारत में नहीं आया, वो फिलीपींस के तटों से टकराया था। फिलीपींस में आया था, गोनी नाम था उसका। ठीक है, गोनी तूफान 2020 का सबसे शक्तिशाली तूफान था ये। 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच गया था ये। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने दोस्तों आनंदा नाम से अपना पहला डिजिटल बिजनेस ऐप लॉन्च किया है। आनंदा नाम से क्यों लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों लोगों को LIC एजेंट से मिले बिना ही अपने घर से या ऑफिस से या कहीं से भी आसानी से अगर कोई नई पॉलिसी खरीदना हो तो फिर वो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि LIC जो है, LIC के जो एजेंट्स हैं उनकी निर्भरता, उन पर निर्भरता खत्म की जा रही है धीरे धीरे। तो आनंदा नाम का ऐप इसी वजह से LIC ने लॉन्च किया है। LIC आया है, LIC के बारे में जानिए। LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1956 में हुई थी इसकी स्थापना। MR कुमार जी हैं इसके वर्तमान में चीफ। कौन है? MR कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में किस लेखक ने रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में प्रेम प्रकाश जी ने रिपोर्टिंग इंडिया नामक बुक लिखी है। इन्होंने रिपोर्टिंग इंडिया नाम से एक बुक लिखी है जिसमें इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है पिछले 70 वर्षों का। अच्छा, इस बुक का पूरा नाम है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। ये काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं, प्रेम प्रकाश जी। कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं, उनके बारे में जानते चलिए। तमाल बंदोपाध्याय ने दोस्तों अभी हाल ही में पेंडोमोनियम नाम की पुस्तक लिखी है।
रस्किन बांड को दोस्तों अभी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। शशिंदर कल्लिकेल, इन्होंने रसाथी नाम से एक उपन्यास लिखा है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में डेनियल मेदवेदेव ने, किसने? डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रसिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने डोमेनिक थियम को हरा करके अपना पहला एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीत लिया है। इनके कैरियर का दोस्तों अब तक का ये सबसे बड़ा खिताब है। एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। इसका आयोजन हुआ था दोस्तों लंदन में। डेनियल मेदवेदेव हैं रसिया के और डोमेनिक थियम हैं दोस्तों ऑस्ट्रिया के, जिनको इन्होंने हराया हुआ है। अच्छा, इन्होंने एक और रिकॉर्ड सेट किया है। एटीपी फाइनल्स में दुनिया के टॉप 3 खिलाड़ियों को हराने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चौथी इनकी रैंक है और ये दोस्तों इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहे, यानी कि एक भी मैच इन्होंने नहीं हारा है। ठीक है। अच्छा, एटीपी टूर फाइनल्स में अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो जीता है रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा बार एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब जीते हैं। कितनी बार? 6 बार जीते हुए हैं। और रोजर फेडरर ही सबसे ज़्यादा 20 बार जीते हुए हैं ग्रैंड स्लैम। आपको याद होना चाहिए, इनकी बराबरी अभी हाल ही में राफेल नडाल ने की है, उन्होंने भी 20 जीत लिए हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था रोजर फेडरर के बारे में। ठीक है, चलिए स्विट्जरलैंड के हैं वो। अगला है, किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल खोला गया? तो अभी हाल ही में असम में दोस्तों पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल खोला गया, पहला काउ हॉस्पिटल खोला गया है असम के डिब्रूगढ़ में। इसका नाम रखा गया है सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल। क्या है? सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल। लागत आई है 17 लाख रुपए की। इसके निर्माता हैं गोपाल गौशाला। कौन है? गोपाल गौशाला हैं इसके निर्माता इस गाय अस्पताल के। यह है पूर्वोत्तर राज्यों का पहला अस्पताल। क्लियर है? असम में आया है, असम के बारे में जानिए। असम ये रहा, देख लीजिए मैप में। दिसपुर है इसकी राजधानी। सर्बानंद सोनोवाल जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभयारण्य यहीं पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है और अभी हाल ही में यहाँ पर दिखा गया था गोल्डन टाइगर दिखा था। ठीक है, गोल्डन टाइगर यहाँ पर दिखा था। और सिमलीपाल अभयारण्य है उड़ीसा में, वहाँ पर ब्लैक टाइगर दिखा था। ये भी ध्यान रखना आपको। गुवाहाटी है यहाँ का हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह। कौन है? एन कोटेश्वर सिंह। असम देख लीजिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। असम अपना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से और मेघालय से शेयर करता है। साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल से भी शेयर करता है। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा दोस्तों, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर को लेकर के एक अपडेट है आपके लिए। आप लोगों में से कुछ लोगों ने फीडबैक दिया, बहुत ही अच्छा फीडबैक लगा मुझे। उन्होंने ये कहा कि जो इंडेक्स होता है उसमें चैप्टर्स के सामने अगर पेज नंबर्स लिख दिया जाए तो अगर जिस चैप्टर पर पहुंचना हो तो आसानी हो सकेगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने अपडेट कर दिया है। अब से दोस्तों जो भी चैप्टर होगा उसके सामने इंडेक्स में ही पेज नंबर दिया गया है, तो आप लोग डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप एप्लीकेशन से अगर परचेज किए हुए हैं तो आपके एप्लीकेशन पर अनलॉक हुआ होगा, तो वो ई बुक चेंज अप कर दिया गया है, तो आप नई ई बुक अब डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ई बुक अनलॉक हुई है, आपको बस जा करके दोबारा से डाउनलोड कर लेना है नई वाली ई बुक। और जिन लोगों ने एमजेटी ऐप से नहीं परचेज किया है वो लोग व्हाट्सएप करेंगे तो उनके पास वहाँ पर भिजवा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वक्त देना होगा आपको, व्हाट्सएप पर भिजवा दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए मानव रहित सर्वेक्षण क्राफ्ट किसने विकसित किया? तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने दोस्तों मानव रहित सर्वेक्षण क्राफ्ट विकसित किया है। ये भारतीय बंदरगाहों यानी इंडियन पोर्ट्स के लिए और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये सौर ऊर्जा से संचालित होगा, ये बहुत बड़ी खूबी है इसकी, यानी सोलर एनर्जी से ये चलेगा। उद्देश्य क्या है, यानी कि क्यों इसे विकसित किया गया है, तो ये हाइड्रोग्राफिक और समुद्री रिलेटेड जो भी सर्वे करना होगा उसके लिए लॉन्च किया गया है। ये मानव रहित है और वहाँ से डेटा वगैरह भेजा करेगा। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने तीसरी बार कितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है और तीसरी बार चाइनीज़ ऐप पर बैन लगा दिया है। इस बार कितने ऐप्स पर बैन लगे हैं? 43। इस बार स्नैक वीडियो समेत 43 ऐप्स बैन कर दिए गए हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, भारत में इसे बैन कर दिया गया है। अच्छा, ये तीसरी बार बैन किया गया है। इससे पहले 2 बार कब कब बैन किए गए? इससे पहले दोस्तों अभी 2 सितंबर को 118 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाया गया। उससे भी पहले 29 जून को 59 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाया गया था। क्यों लगाए गए हैं? देश की रक्षा, संप्रभुता और अखंडता के हित में ये लगाया गया है। इसके तहत आईटी एक्ट, ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है,
आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत इसे बैन लगाया गया है। फिर से बोल रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देश की रक्षा, संप्रभुता और अखंडता के हित में आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत इसे बैन किया गया है देश में। क्लियर है बिल्कुल। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल ज़रूर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसकी क्विज दोस्तों आप MZT ऐप पर सॉल्व कर सकते हो, वहीं पर आपको मिल जाएगी PDF फाइल, वहाँ से आप PDF फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन विभाग द्वारा किस राज्य को अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ही मैंने आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दी थी। अगला, EIU द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सबसे सस्ता शहर कौन सा है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो, जो भी पता हो डिटेल में लिखिएगा जरूर। और इन दोनों वीडियोज को भी देख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।